मॉर्निंग। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। श्वसन नंबर चैप्टर। श्वसन या ऐसे कहते हैं रेस्पिरेशन, कि भाई श्वसन या आप जैसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या होता है, ठीक है, कि पादपों के श्वसन की बात करेंगे। पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है, आगे अपन जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अभी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो अपने श्वसन की बात करेंगे, मानव श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है, कौन कौन से अंग योगदान देते हैं, क्या क्रिया आपके क्रियाविधि रहती है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। श्वसन इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन या रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि श्वसन या रेस्पिरेशन जो है आपके, देखिए जीवित प्रत्येक जो जीव सजीव है वो अपने दैनिक जीवन की जितनी भी क्रियाएं करता है, समस्त कार्यों को करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि भाई कोई भी जीव जो जीवित है उसको किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जिसको ऊर्जा जो प्राप्त कहाँ से होती है, खाद्य पदार्थों से अपन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। कि ये जो अपन भोजन करते हैं उसका क्या होता है, पाचन होता है, फिर उससे अपन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, हरे पादपों के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन पादपों की तरह इतनी क्षमता होती है कि जो वातावरण से जो जंतुओं के द्वारा क्या छोड़ी जाती है, CO2 छोड़ी जाती है, इसको और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से अपन प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं, उसके द्वारा क्या खुद के लिए क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, ठीक है। अपने में ऐसी कैपेसिटी नहीं, अपने में ऐसी क्षमता नहीं कि जो अपने CO2 को ग्रहण करके भोजन बना लें। तो पादप क्या है, जो हरे पादप होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं। और पादप इस प्रकार की ऊर्जा का संचय और सूर्य की प्रकाश व हरितलवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। लास्ट चैप्टर ये था, उसमें पढ़ा था वे पादप जो होते हैं हरितलवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अपने ऊपर चुके थे। उसमें ये भी पढ़ा था भाई किसका आपके अपचयन हो रहा है ना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। उसमें मैंने आपको पूरी अभिक्रिया के द्वारा इसको समझाया था। अब क्या होता है कि इस अभिक्रिया जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्या होते हैं, विघटित होते हैं। भाई ये जो आपके पदार्थ बना जटिल पदार्थ, ये आपके इसका अपघटन होगा, ठीक है। ये जो पदार्थ बना ये क्या होगा, आपके विघटित होगा, टूटेगा, तब जाके अपन को एनर्जी मिलेगी। अब ये पदार्थ जो टूटेगा इसकी दो कंडीशन है, एक तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटे, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटे, ठीक है। कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो क्या बनेगा, कितनी ऊर्जा मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस समय अपन को ऊर्जा कितनी मिलेगी, ठीक है। इस आधार पे क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड व जल का क्या होता है, ये क्रिया होगी, इसमें क्या होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होती है, विमुक्त होती है। देखिए सभी क्रिया को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं श्वसन में, कि भाई प्रकाश संश्लेषण में जो ये कंटेंट आपके जो कार्बनिक पदार्थ बना, जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसे अपन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बना ये टूटेगा, विघटित होगा, ठीक है, तब अपन को जाके ऊर्जा मिलेगी। अब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए तो इस प्रकार जो श्वसन है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। तो पहले देखिए जैसे अपन ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12O6, ठीक है, और ये साथ में ऑक्सीजन भी अपन को ये उत्पाद प्राप्त होता है मुख्य रूप से। अभी ये अभिक्रिया जो लिख रहा हूँ इसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, या ऐसे कह सकता हूँ O2 की उपस्थिति में, ऑक्सी श्वसन या O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन जब उपस्थित होगी तो उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, नाम से पता चलता है ऑक्सी श्वसन। क्या आपके उत्पाद बनेगा, तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आपके जल निकलेगा, और साथ में एनर्जी निकलती है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। कि भाई आपके लगभग ये क्या होती है, 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और यदि मान लीजिए ये जो ग्लूकोज है इसका विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, देखो यहाँ ऑक्सीजन काम लिया, यहाँ ऑक्सीजन काम नहीं लिया, तो इसे क्या बोलेंगे, अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ O2 की एब्सेंस या O2 की अनुपस्थिति, ठीक है। क्या उत्पाद बनेगा, देखिए इसमें उत्पाद बनता है एल्कोहल, एथेनॉल बोलते हैं जिसे, साथ में CO2 मुक्त होगी, और ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, 56 कैलोरी। तो ये आपके दो क्रियाएं होती है कि भाई जो ग्लूकोज बनेगा इसका निर्माण हो गया, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है कि भाई ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो बना अब ये विघटित होगा तब अपन को ऊर्जा मिलेगी। भाई आपके ये जो कंटेंट प्राप्त हो गया कार्बनिक पदार्थ,
ये जब टूटेगा तब अपन को ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा को अपन जितनी भी जीवित रहने के लिए क्रिया करते हैं उसमें करेंगे। तो इसका अपघटन दो कंडीशन में हो सकता है। ऐसे भी जीव है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका अपघटन करेंगे, और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी आपके फिनोमेन होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है तो अपन को एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अपना मुख्य उद्देश्य क्या है? एनर्जी ज़्यादा मिली है। जबकि आपको एटीपी के रूप में ले तो ये 38 या 36 एटीपी अपन को प्राप्त होती है, और इसमें 2 एटीपी प्राप्त होती है अपन को, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें क्या अपन को एनर्जी बहुत कम मिलती है, किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो कहने वाला जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीशोषण। उसमें ऊर्जा आपके ज़्यादा मिलती है, उत्पाद क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं। जबकि आपके जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है, कि इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा, और साथ में क्या होगी? आपको ऊर्जा कम प्राप्त होगी, ठीक है। अब आगे देखिए कि श्वसन जो है सजीव कोशिकाओं में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, कि श्वसन जो है सजीव कोशिकाओं में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर सरल व निम्न, भाई ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ ही हो गए, सरल व निम्न ऊर्जा वाले अणुओं का निर्माण करते हैं, और साथ में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, साथ में आपके क्या होता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है इसमें, ठीक है। और इस मुक्त ऊर्जा, इस प्रकार मुक्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग कोशिका में संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं में किया जाता है। और देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि श्वसन सभी सजीवों का आधारभूत लक्षण है। ये जितने भी सजीव हैं जो जीवित हैं वो सभी श्वसन क्रिया करते हैं, उनका मुख्य लक्षण है। और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया भी है, जब तक इंसान जीवित है, जीवित है जो सजीव है उसमें श्वसन की क्रिया लगातार चलती रहेगी। और अधिकांश जंतु व पादप जो है वो श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। देखिए कि भाई अपन श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? O2 का उपयोग करते हैं और CO2 क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि भाई श्वसन क्रिया में क्या होता है? अपन O2 का उपयोग करते हैं और CO2 क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई अपन जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जटिल पदार्थ है, ठीक है। जटिल क्यों? कार्बन 6, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, बहुत लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या उत्पाद बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ये ऊर्जा निकलती है, इससे ऊर्जा, इसे एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होती है? बाहर निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपीय प्रकार का प्रक्रिया है श्वसन, ठीक है। तो इसमें क्या ऊर्जा विमुक्त होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग जो भी जीव है, जीवित है, ठीक है, वो अपनी जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं करता है उन क्रियाओं में इसका क्या करता है? उपयोग करता है। तो ये तो हो गया श्वसन, ठीक है, कि भाई श्वसन जो है इसकी आपके शुरुआती कंडीशन क्या हो गई? श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन का क्या हो गया है कि भाई जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होने से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलते हैं, साथ ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग सभी जीवधारियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अपनी जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। वैसे अपन ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण आगे पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे अनॉक्सीशोषण किस में पाया जाता है, अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे। अब देखिए श्वसन के क्रियाधार या श्वसन आधार की बात करते हैं। कि श्वसन के क्रियाधार या श्वसन आधार की बात करते हैं। देखिए कि श्वसन अभिक्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ या जिसे यौगिक कह सकते हैं जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? श्वसन क्रियाधार कहलाते हैं। कि भाई श्वसन क्रिया में जो भी उच्च ऊर्जा वाले जो यौगिक या पदार्थ भाग लेते हैं वो ऑक्सीकृत होते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? श्वसन के क्रियाधार या श्वसन आधार कहते हैं। देखिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि श्वसन अभिक्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ
या आप ऐसे कह सकते हैं यौगिक, एक ही बात है, ठीक है, जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, श्वसन क्रियाधार कहलाते हैं। ठीक है कि भाई श्वसन विक्रिया में भाग लेने वाला उच्च ऊर्जा वाला पदार्थ जो आगे क्या करेगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और ऊर्जा मिलेगी, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन के क्रियाधार या श्वसन का आधार भी कह सकते हैं। देखिए जैसे बात करें क्या भाई ये क्रियाकारक कौन हो सकते हैं, कि भाई इस क्रियाकारक देखो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है। ये तीनों में जो कोई भी आपके जो है वो क्रियाधार हो सकता है और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, फाइनली क्या बनेगा, CO2 बनेगी, H2O बनेगी, यहाँ O2 लिख देता हूँ, O2 की उपस्थिति में होगा। ठीक है, साथ में क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। ये प्रोसेस इन तीनों में से कोई भी पदार्थ का तो ये क्या कहलाएंगे, श्वसन क्रियाधार कहलाएंगे। वे कार्बोहाइड्रेट भी श्वसन क्रियाधार हो सकता है, वसा भी श्वसन क्रियाधार हो सकती है और प्रोटीन भी श्वसन क्रियाधार हो सकती है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट श्वसन के प्राथमिक क्रियाधार है, कि सबसे पहले जो प्राथमिक रूप से आपके प्रयोग किया जाता है श्वसन क्रियाधार रूप में किसका किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, एक हेक्सोज शर्करा है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सोज का आपके शर्करा है। अब कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं हो, मान लो किसी कारण से कार्बोहाइड्रेट उपयोग में नहीं है, तब उस समय क्या काम होगा कि वसा है या वसा का उपयोग किया जाता है। कि भाई मान लीजिए किसी विक्रिया में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो अपन को ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तो मुख्य रूप से ऊर्जा क्रियाधार के रूप में कौन काम करेगा, वसा। कि सबसे पहले प्राथमिक तो कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या होगा, आपके ऑक्सीकरण होगा। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो किसका होगा, वसा का, और वसा का नहीं, वसा आपके नहीं पाई जाती है। मान लीजिए कि भाई वसा जो है वो क्या होती है, उपयोग में आ जाती है, और जब वसा नहीं हो तो प्रोटीन का जब ऑक्सीकरण प्रारंभ होता है तो ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट से होने वाले शोषण को क्या कहा था, कि ब्लैकमैन जो वैज्ञानिक थे अपन पढ़ चुके थे, ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम पढ़ा था। ठीक है, इसने प्रकाशिक अभिक्रिया दी थी, अपन पढ़ चुके हैं, तो ब्लैकमैन नाम आपने सुन रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट जो शोषण होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लावी शोषण कहा इसने। क्या कहा, प्लावी शोषण। देखिए अपनी किताब के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है, किताब में ही चीज़ है वो एग्जाम में काम आएगी। तो मैं आपको ये जानना है, कार्बोहाइड्रेट ब्लैकमैन ने क्या कहा था आपके, कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो आपके शोषण की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है, एनर्जी मिलती है, इसको क्या कहा, प्लावी शोषण का। और प्रोटीन से होने वाले शोषण को क्या कहा, कि वह जो प्रोटीन के द्वारा जो शोषण होता है, कि जब मान लो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हो, वसा भी नहीं हो, प्रोटीन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, एनर्जी देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपके जीव द्रव्यीय शोषण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये शोषण कब होता है, भूखमरी व रोगों के समय, जब क्या होती है, भूखमरी, भोजन नहीं मिल रहा हो, रोग हो रखा है किसी को, तब प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, शोषण होता है। ठीक है, तो ये जीवद्रव्यीय शोषण कहलाता है। अब देखिए चीज सुनिए, अब आप देखिए कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं किसमें, कि रोटी, चावल, नमकीन, बिस्किट, दूध, दही, ये सब आप लेते हैं, प्रयोग लेते हैं। ठीक है, ये बाजरा है ना, मक्का, सब इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा आपको पता है, घी, तेल, फैटी चीज़ें होती है, उनके अंदर वसा पाई जाती है। और प्रोटीन आपको पता है, जितने भी दालें हैं उनमें प्रोटीन है, पनीर है, आपके जो ये मीट होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अंडे के अंदर योक होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन होती है, दही में इसकी थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है, तो ये प्रोटीन कंटेंट है। अब देखिए क्या होता है, इसका उपयोग आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सिंपली मान लीजिए किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, आपने सुना होगा, अक्सर देखते हैं इन्होंने इतना वेट कम किया, डाइटेशन किया, वो किया, उनका एक लॉजिकल होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे मुख्य कंटेंट है। कार्बोहाइड्रेट देखो अपने शरीर में प्रोसेस क्या है, अपन आगे हार्मोनल चैप्टर पढ़ेंगे, अपने शरीर में 2 हार्मोन का कंटेंट करते हैं, फैट को बढ़ाने के लिए या फैट को कम करने के लिए। एक तो इंसुलिन, देखिए सुनिए थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर आगे कंटेंट कंटिन्यू करते हैं। इंसुलिन एक होता है आपके ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन जो आपके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्थित होते हैं। इंसुलिन का कार्य है कि शरीर में जो ग्लूकोज है इसको किस में बदलना है, ग्लाइकोजन में। भाई ग्लूकोज आपने बना दिया, ठीक है, उसका उपयोग नहीं हो रहा, मान लीजिए आपने ग्लूकोज बना लिया, 400 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन आपने 200 कैलोरी काम किया, तो 200 कैलोरी जो बची वो किस में ऐड कर देगा, ग्लाइकोजन में।
ठीक है। और ग्लूकागोन का कार्य है आपके कि जो ग्लाइकोजन है शरीर में, ठीक है, उसको ग्लूकोज में तोड़ना। तो ये कार्य क्या है, ये हार्मोन कब स्टार्ट होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेंगे, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, तब इंसुलिन सिक्रेट होता है और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन वाला फैट बढ़ेगी। और मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया, आप फैट या प्रोटीन का भोजन ले रहे हैं, तो ये इंसुलिन स्रावित नहीं होगा, ग्लूकागोन स्रावित होगा। तो क्या होगा कि जो आपने कंटेंट लिया उससे तो आपकी ऊर्जा मिल जाएगी थोड़ी बहुत, बाकी जो ऊर्जा है वो आपकी जो ग्लाइकोजन आपके शरीर में जमा हुआ है, जिसे अपन संचित भोजन कहते हैं, ये टूटेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, फिर ऊर्जा मिलेगी, जिससे अपने शरीर का क्या होता है, फैट लॉस होता है। तो ये एक डाइटिशियन जो होते हैं वो बड़े लेवल पे वो ये टेक्निक अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आता है, क्योंकि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, शोषण किसका होगा, वसा या प्रोटीन का होगा, और ये जब क्या होगा, ऊर्जा तो मिलेगी आपको, लेकिन क्या होगी, आपकी फैट टूटेगी, ग्लाइकोजन टूटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये शोषण क्रियाधार आपको क्लियर हो गया होगा। शोषण क्रियाधार मतलब कि भाई अपन जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं इन तीनों में से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके क्रियाधार कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्रयोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर वसा का, वसा ही कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं है तो प्रोटीन का किया जाता है। और प्रोटीन का जो है इसे क्या कहते हैं, जीवदेही शोषण कहते हैं। कब क्या होता है, जब भूखमरी हो या कोई रोगग्रस्त होता है, तब उस ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं शोषण के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया था शोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कि भाई शोषण की बात करें तो शोषण के प्रकारों की बात करते देखिए। ठीक है, शोषण के प्रकार की बात करते हैं। तो शोषण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इसे बोलते हैं ऑक्सी शोषण, या इसे कहा जाता है वायवीय शोषण, ठीक है। और इंग्लिश में से बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा है आपके अनोक्सी शोषण या अवायवीय, या ऐसे कहा जाता है आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो 2 प्रकार का शोषण हो गया। सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट वाले की, ऑक्सी शोषण की। अब देखिए लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। अदर नाम हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अदर नाम पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं एक याद कर ले ऐसे काम नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम में उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है, किताब से बाहर कुछ नहीं जाता है। और अपन क्या होता है, नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। किताब के पीछे के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको कहा हो या नहीं कहा, आप जैसे जो चैप्टर जितने पूरे हो गए, 10 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, 10 चैप्टर का आपको जो नोट्स दिए गए उसे पढ़ें, पीछे वाले क्वेश्चन सोल्व करें। एग्जाम पिछले साल का पेपर देख लीजिए, आप 10 चैप्टर आपने पढ़ लिए, तो उसमें आपको पेपर देखो, उसमें पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर आया सर, कौन किताब से कहाँ से आया है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे 10 चैप्टर में से, लगभग आपकी किताब के पीछे वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। बच्चे पीछे वाले क्वेश्चन करते नहीं, नोट्स पढ़ लेते हैं, बस काफ़ी सफिशियंट है। पीछे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उन्हें पढ़ना है आपको। कि भाई इस प्रकार का शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात अपने से कह सकते हैं ऐसा शोषण जो O2 का उपयोग करते हुए संपन्न होता है, जिसमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ये खाद्य पदार्थों जो है वो जल व कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, उनका पूर्ण अपघटन होता है और अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। देखिए कैसा शोषण जो ऑक्सीजन की क्या हो, प्रेजेंट में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, ठीक है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। और इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए या प्रोटीन से है, फैट से, जो भी ये पदार्थ है, जो क्रियाधार है, इनका क्या होगा, आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण अपघटन होता है, जिससे अपन को अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। अब देखिए तो इसमें अपन ये किस में होता है कि जितने भी जंतु व पादप है, ये सभी ये सामान्य विधि के द्वारा क्या करते हैं, शोषण क्रिया करते हैं। कि जितने भी पादप है वो शोषण क्रिया में क्या करते हैं, आपके शोषण क्रिया इसी के द्वारा संपन्न करते हैं। तो सभी जंतु व पौधे जो शोषण है वो इसी सामान्य विधि के द्वारा होता है।
देखिए अभिक्रिया लिख लेते हैं। जैसे ये कार्बनिक पदार्थ हो गया C6H12O6, ठीक है। तो इस कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये देखिए ऑक्सीजन आ गई। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, तो ये आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्यों यहाँ ऑक्सीजन आ गई तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, विघटन होता है, जिससे किस में टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में क्या होता है आपके जल में टूटते हैं। और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी, कितनी 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किलो कैलोरी, या ऐसे कह सकते हैं 38 या 36 ATP, ठीक है। एनर्जी अपन को प्राप्त होती है किसमें, ऑक्सीशोषण में। तो ऑक्सीशोषण का मतलब ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से अपघटित होते हैं, साथ में अपघटित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलती है, और साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग जितने भी सजीव हैं वो अपने जैविक क्रियाएँ, तो जीवित रहने जो भी क्रिया, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ठीक है, सभी क्रिया में इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने आप को जीवित रखने का कार्य करते हैं। इसलिए ये आपकी अभिक्रिया किसमें पाई जाती है, तो यहाँ लिख देता हूँ, मुख्य रूप से अभिक्रिया जो है किसमें होती है, ठीक है। ये अभिक्रिया जो मुख्य रूप से आपके पाई जाती है जंतुओं व पादपों में। ये अभिक्रिया मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, आपके जंतुओं व पौधों में। ये अभिक्रिया आपके क्या पाई जाती है, सामान्य विधि, जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जीवित जो जीव है उनके अंदर और पादपों के अंदर ये अभिक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीशोषण हो गया, ठीक है। अब अनोक्सीशोषण की बात करते हैं, देखिए इसको समझिए आप। देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए अनोक्सीशोषण की बात करें तो अनोक्सीशोषण अभी आपको अभिक्रिया लिख देगा, मैं सबसे पहले अभिक्रिया लिख देता हूँ कि भाई जो कार्बनिक पदार्थ है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं है तो आप समझिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, तो क्या बनता है, आपके इथेनॉल का निर्माण होता है C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है। और ये आपके साथ में क्या है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा जो है ये ATP के रूप में लिखे, तो यहाँ पे कितनी ATP रूप प्राप्त होती है, 2 ATP, बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं तो इस कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण विघटन होता है। ऑक्सीजन नहीं तो इसका पूर्ण विघटन नहीं होता है, और पूर्ण विघटन नहीं होने की वजह से एथेनॉल बनता है, और ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम मुक्त होती है। अपन इसकी बात करें कि भाई ये शोषण कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी देखिए बात करते हैं कि भाई इसमें कार्बनिक पदार्थ जो इसे, ये कार्बनिक पदार्थ, कार्बन प्रेजेंट इसलिए कार्बनिक पदार्थ है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, जैसे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है या कार्बनिक अम्ल कह सकते हैं वो बनता है, साथ में CO2 का निर्माण होता है, बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो है अंतर अणुक शोषण भी कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है, अंतर अणुक शोषण भी कहते हैं। देखिए इधर नाम आया हुआ है एक, ध्यान रखें, अंतर अणुक या इससे कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और अनोक्सीशोषण को अपन देखिए अभिक्रिया मैंने आपके लिए बना दी कि अभिक्रिया क्या होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी आपके अनोक्सीशोषण किस किस में पाया जाता है, तो देखिए संग्रहित व अंकुरित होते हुए बीजों में, मांसल फलों में, जो मोटे फल होते हैं, मांसल फलों में अस्थायी रूप से होती है। मांसल जो मोटे फल होते हैं, गुदेदार फल होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे कवक है, अनेक सारे कवकों में व जीवाणुओं में, कैसे बहुत से जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, नियमित रूप से क्या पाया जाता है, इनमें ऑक्सीशोषण होता, आपके अनोक्सीशोषण होता है। तो भी संग्रहित बीज है, संग्रहित अंकुरित जो बीज अंकुरित हो रहे हैं, जैसे नवोदित पादप का विकास हो रहा है, उनमें और जो आपके मांसल फल, मोटे गुदेदार फल है, उनमें बहुत सारी जो कवक है, कवक का वर्गीकरण अपने निबंध में पढ़ चुके हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, अलग अलग जो डिविडेशन आपके डिवाइडेशन कर रखा है, उनमें कुछ बैक्टीरिया है वो भी क्या करते हैं, अनोक्सीशोषण करते हैं। अब देखिए कि भाई अनोक्सीशोषण जो होता है, अब इसमें देखिए क्या प्रोसेस रहता है कि अभी तो जो अपने पढ़ा उसको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं, ऑक्सीशोषण अनोक्सीशोषण में अंतर करते हैं। देखिए
कि भाई अपन जो अणु शोषण की क्रिया होती है, जो CO2 बनती है ना, ये CO2 क्या कार्य करती है? ये CO2 जो है आपके, आपने देखा होगा जैसे कोई चीज़ देखिए यीस्ट में, देखो यीस्ट के द्वारा भी बनाया जाता है, तो ये CO2 क्या करती है? किसी चीज़ को फुलाने का कार्य करती है। आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो पपवी स्टाइल में हो, ऐसे फुला हुआ बने, उसके लिए इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, ये CO2 क्या जब बाहर निकलती है तो क्या कर देती है? एकदम किसी चीज़ को क्या बना देती है? स्पंज के समान बना देती है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब अपन महत्वपूर्ण बात करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। अभी तो जो पढ़ा उसका, फिर अपन दोनों मंत्र पढ़ेंगे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फिर उसके बाद अपन श्वसन स्थल पढ़ेंगे, श्वसन की क्रिया होती कहाँ है, कौन सा कोशिकांग जो श्वसन क्रिया करने में योगदान देता है। देखिए चार्ट क्या है कि भाई ग्लूकोज जो है C6H12O6, एक ही बात है। ठीक है, इसका एक अणु जो है, इसके अपन विघटन की बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से टूटता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो विघटन है एक अणु की, यहाँ लिख देता हूँ एक अणु, तो इसका विघटन होता है तो क्या बनता है, चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है, अभी पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो ये क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक अम्ल। ठीक है, इस पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला है आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3CO और COH। ठीक है, ये क्या है? आपके 3 कार्बन कंटेंट है। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसमें कितने कार्बन देखिए? 3, 1 2 3। तो इसके कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, समझ लिए, ध्यान रखना ना, 2 अणु बनते हैं। फिर क्या होगा कि भाई ये प्रोसेस तो सब में होगा, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, सब में ये प्रोसेस होगा। ये पायरुविक अम्ल जो है, ये दो फिर आगे इसमें क्रिया होती है। पायरुविक अम्ल के आगे क्या होगा? तो पायरुविक अम्ल जो है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इधर लिख देते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, और अपन इसी को कह सकते हैं अनोक्सिशोषण। एक ही बात है, अभी पढ़ा ही था, ये लीजिए साहब कंप्लीट। और इधर लिख लेते हैं अपन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, और इसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण। ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होगा प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना, यह कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना, किसमें? पायरुविक अम्ल में टूटना, क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। अब देखिए इसके आगे प्रोसेस क्या रहेगा कि भाई आपको पता है, ये जो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो क्रिया होती है, कहाँ क्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ क्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और उत्पाद क्या बनता है? अभी पढ़ाई था आपने, इथेनॉल, साथ में CO2 और ऊर्जा, कितनी? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। और इधर बात करें अपन, तो ये क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, ये कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, और क्या उत्पाद बनेगा? एसिटाइल या एसिटिल कोएंजाइम उत्पाद बनेगा। और फिर ये जो एसिटिल कोएंजाइम है, ये आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगा, उसको बोलेंगे क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्रिया होगी, फाइनली क्या बनेगा? 6CO2 6H2O और साथ में 686 कैलोरी। तो अपन ने जो शोषण पढ़ा वो सामान्य प्रोसेस था कि वैसे यहाँ तक तो सब में होगा,
पायरुविक अम्ल तो सब में बनेगा, चाहे वो पायरुविक अम्ल किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करेगा, उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा डिसाइड होती है, ऊर्जा किसमें ज़्यादा बनेगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो कोशिका द्रव्य होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होगी, फिर क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम वो आगे जाकर क्रेब्स चक्कर में जाकर फाइनली क्या बनाएगा, ग्लूकोज का विघटन होगा इस पायरुविक अम्ल का, और अपन को ऊर्जा मिलेगी। तो ये प्रोसेस पूरा रहता है आपके किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स चक्कर के अंदर होता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में श्वसन स्थल पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर उससे आगे बात करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से क्रिया होती है, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।